everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MBA सेमेस्टर 1 में MMPC 05 चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। इस बुक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन वो बीच में रह गई थी। लेकिन इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पूरी बुक को कवर कर पाऊँ। और स्टार्टिंग किया है मैंने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले भी अच्छे से डिस्कस किया है, दोबारा मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें पहले मैं चैप्टर मतलब बुक से पढ़ाऊँगी आप लोगों को, उसके बाद मेरे जितने हैंड रिटन नोट्स हैं वो हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि एक वीडियो में आपके पास बुक में से भी नोट्स निकल जाए और जो हैंड रिटन है मेरे उससे भी आपको नोट्स मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपको ना चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और वीडियोस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस वाली बुक को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि पूरे MBA में ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखिए डेटा क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसी को डेटा बोलते हैं। और डेटा हम यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने के लिए, और इससे हमें पता चलता है कि मतलब जो भी डेटा हमें चाहिए उसकी क्या सिचुएशन है। क्योंकि जब हम डेटा इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट हम करेंगे, उसी के बाद हमें पता चलेगा। तो देखिए, और यहाँ पे मैंने जैसे बुक में ना आपको क्या होगा कि इसमें ना अंडरलाइंस भी मिल जाएंगे, आपको बुक से भी पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको मटेरियल उठाना है। तो इन वाले PDF से आप पढ़ना। तो अभी देखिए यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी डेटा हम किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी डेटा होता है जो डेटा हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा जो हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके नहीं निकालते, बस हम उसको यूज़ करते हैं। अभी हम फर्दर पूरे चैप्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बस एक ओवरव्यू था चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, टू मेक अ डिसीजन इन एनी बिजनेस सिचुएशन यू नीड डेटा। हमें कभी भी कोई भी डिसीजन तक हम पहुँचते हैं, हमें किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, तो उससे पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसी को डेटा बोलते हैं, उसी को डेटा कलेक्शन बोलते हैं। और देयरफॉर डेटा कलेक्शन इज़ वेरी बेसिक एक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। हमें देखो, मान लो कोई भी डिसीजन हमें लेना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक एक्टिविटी है कि हमें सबसे पहले वो डेटा इकट्ठा करना है। और जो जो अंडरलाइंस मैंने किए ना, प्लीज़ इनको ध्यान देना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखोगे ना, तो ये सारी जो लाइंस होती है बहुत ईजी रहती हैं, और आपका जो आंसर है उसको प्रेजेंटेबल बनाने में, लेंथी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया कि प्राइमरी डेटा वो होता है जो डेटा हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके नहीं निकालते, बस अदर सोर्सेज से लेके हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी, डेटा यूज इन स्टैटिस्टिकल स्टडी इन टर्म्स आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी depends upon whether it was collected specifically for the study questions or for some other purpose। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। तो ये है नेक्स्ट पेज। आप अपनी बुक्स को ओपन कर लेना, और जैसे जैसे मैं ये PDF से पढ़ा रही हूँ, अपनी बुक में आप टिक करते रहना, और जो भी मटेरियल यहाँ पे लिखा है अब प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज़ ओनली इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। इसमें बस एक डिग्री का डिफरेंस है। और मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी डेटा वो होता है जो एक इन्वेस्टिगेशन खुद से डेटा इकट्ठा करके लेता है, उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और व्हेन द डेटा वाज नॉट कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन, जो डेटा हम खुद से कलेक्ट नहीं करते, जो इन्वेस्टिगेटर होता है खुद से कलेक्ट नहीं करता, लेकिन वो उस डेटा को यूज़ करता है दूसरे सोर्सेज से, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। आई होप अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में। अभी देखिए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जब भी हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं।
सो प्राइमरी डेटा में भी आइदर बाय कलेक्टिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड से अभी हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू द क्वेश्चनरीज मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम किसी से ना क्वेश्चन पुट नहीं करते, डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन करके डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हम कभी भी किसी भी मॉल में जाते हैं, हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, तो हम उस मॉल में जाते हैं, हम डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन नहीं पुट करते कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है। हम देखते हैं कि कौन सा कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, उस हिसाब से हमको हमारा डेटा मिलता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में किसी से क्वेश्चन पुट करके नहीं, डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन करके अपना डेटा इकट्ठा करें। और क्वेश्चनरीज मेथड वो होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करके अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इन दी ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेटर आस्क नो क्वेश्चन बट द सिंपली ही सिंपली ऑब्जर्व द फिनोमिना अंडर कंसिडरेशन एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी डेटा। वही जो मैंने आपको बता दिया, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है डेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस सिंपली ऑब्जर्व करके अपना डेटा इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एक्यूरेट डेटा। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हमको जो डेटा मिलता है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जब भी हम डेटा लेते हैं तो मान लो कई बार क्या होता है, हम जो डेटा ले रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, तो इसमें बस यही इसका लिमिटेशन है। देन उसके बाद है क्वेश्चनरीज। सो क्वेश्चनरीज मेथड में बी कंडक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू बाय मेल और टेलीफोन। जैसे हमें क्वेश्चनरीज मेथड से हम डेटा इकट्ठा करते हैं, तो हम क्वेश्चनरीज मेथड में भी किसी से पर्सनल इंटरव्यू लेके हम अपना पर्सनल मतलब इंटरव्यू करके उससे क्वेश्चन पुट करके हम अपना डेटा ले सकते हैं। या फिर बाय मेल हम उनको क्वेश्चन रेज का एक सेट सेंड करके उससे हम डेटा ले सकते हैं। या फिर बाय टेलीफोन हम टेलीफोन मतलब फ़ोन करके किसी से बहुत सारे क्वेश्चन पुट करके अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रेज मेथड के होते हैं। देन उसके बाद देखना है यहाँ पे है पर्सनल इंटरव्यू। सो इन दिस मेथड द इंटरव्यू सिट फेस टू फेस विद द रिस्पोंडेंट एंड रिकॉर्डर हिज रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू में दो पर्सन आमने सामने बैठे होते हैं और उनको आपस में क्वेश्चन पुट करते हैं, जिससे कि उनको डेटा मिलता है। और पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी डेटा आपको मिलता है ना, मोर एक्यूरेट होता है, मतलब क्योंकि उसमें एकदम क्लैरिफिकेशन होता है, क्रॉस चेक आप कर सकते हो। मान लो कोई डाउट है तो आप आपस में क्रॉस चेक करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, उनसे और अच्छे से पूछ सकते हो। तो ये एक अच्छा बेस्ट मेथड होता है। बट दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन बी वेरी कॉस्टली। ये जो मेथड होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि हर एक पर्सन को बुलाना, फिर उससे डेटा लेना, और कॉस्टली भी हो जाता है। देन उसके बाद होता है मेल क्वेश्चनरीज। सो इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरीज इज प्रिपेयर एंड मेल टू बी रिस्पोंडेंट। तो इसमें क्या होता है, लिस्ट बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उन लिस्ट को मेल पे मतलब सेंड किया जाता है रिस्पोंडेंट को, और उसके द्वारा वहाँ से डेटा लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें आप मतलब एकदम से मेल पे क्वेश्चनरीज पुट कर सकते हो और आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलेगा। देन उसके बाद होता है नेक्स्ट टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन के द्वारा भी आप जो डेटा होता है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो टेलीफोन में क्या होता है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर आस्क द रिलीवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। तो इसमें जो भी रिस्पोंडेंट को जो भी डेटा चाहिए होता है वो डायरेक्टली कॉल करके अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हो। और दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव, बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती इसमें, बट इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। देखो, इसमें हमें जब डेटा इकट्ठा करना होता है तो हम लिमिटेड रिस्पोंडेंट से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हम हर किसी को कॉल करके डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। बट ये क्या होता है, और इसमें ना बहुत कम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और उसके बाद द क्वेश्चन इज मेथड इज़ वेरी इफिशिएंट एंड फास्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा। और ये बहुत फास्ट मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का, बट इट हैज़ अ वेरी सीरियस लिमिटेशन as it may be extremely difficult to collect data on a certain sensitive aspects such as income, age और personal life details। but जब भी हम कभी भी किसी से डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमें उसके इनकम के बारे में, एज के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी डेटा मतलब कोई भी क्वेश्चन हमें उससे पुट नहीं करना है। और रिस्पोंडेंट मे नॉट बी विलिंग टू शेयर विद द इन्वेस्टिगेटर। और रिस्पोंडेंट जो होता है वो भी अपना ये पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थे 3 टाइप्स क्वेश्चन के, पर्सनल इंटरव्यू, मेल इंटरव्यू और टेलीफोन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके नीचे बस एक्टिविटी है, यहाँ पर इस पेज पे कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं
सो देखिए नेक्स्ट पेज पे है, वंस द इन्वेस्टिगेटर हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ द क्वेश्चन इज मेथड, द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ टू डिज़ाइन द सर्वे। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप कि हमें सर्वे कैसे करना है। तो सर्वे कैसे किया जाता है, सर्वे इस सर्वे डिज़ाइन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइन अ क्वेश्चन इज, क्योंकि जब भी हमें डेटा इकट्ठा करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन इज डिज़ाइन करनी होगी कि हमें कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं। उसके बाद प्री टेस्टिंग है क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन इज हमने बनाई है उसको प्री टेस्ट एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि मान लो हमने उसमें कोई सेंसिटिव क्वेश्चन तो नहीं रखा है, तो जो क्वेश्चन इज हमने बनाए उसको एक बार हमें प्री टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एडिटिंग द प्राइमरी डेटा, अगर हमने जो क्वेश्चन इज बनाई है मान लो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हमें एडिटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चन इज। तो इसमें फर्स्ट होता है कवरिंग लेटर। एवरी क्वेश्चन इज शुड बी कंटेन अ कवरिंग लेटर। द कवरिंग लेटर शुड हाईलाइट द पर्पज ऑफ द स्टडी एंड अश्योर द रिस्पोंडेंट द ऑल रिस्पोंडेंट्स विल बी केप्ट कॉन्फिडेंटली। देखिए कवरिंग लेटर जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन इज पुट करनी तो उसका हमें टाइटल ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम जो क्वेश्चन इज हमारे इसलिए हम अपना डेटा इकट्ठा करें, नहीं तो कौन आपको अपना डेटा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक, जैसे हमें बुक का नेम लिखा रहता है उससे हमें पता चलता है इस बुक के अंदर ये है, ये इस चीज़ की बुक है, वैसे ही हमें हमें जो भी क्वेश्चन इज पुट करने हैं उसका एक कवरिंग लेटर देना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम इस चीज़ के लिए डेटा इकट्ठा करें। देन उसके बाद होता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन शुड बी कीप्ड टू द मिनिमम। इसमें क्या करना है कि जितना हो सके कम से कम क्वेश्चन इज हमें रखना है, क्योंकि बहुत बार ना जो हमारे व्यूअर्स होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते और वो लोग बोर भी हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन इसको कम करें, बिकॉज अदरवाइज द रिस्पोंडेंट में फील डिसइंटरेस्ट एंड प्रोवाइड इन एक्यूरेट डेटा। क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना आपके तो रिस्पोंडेंट जो होता है उसका इंटरेस्ट चला जाता है और क्या होगा कि वो जो आंसर आपको देगा ना वो एक्यूरेट नहीं देगा, इसे जल्दबाजी में कुछ भी टिक कर देगा। तो जितना हो सके कम से कम क्वेश्चन आपको रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड अनएम्बिगस। तो इसमें क्या था, द क्वेश्चन इज शुड बी सिंपल शॉर्ट इजी टू अंडरस्टैंड एंड सच एज देयर आंसर आर एम्बिगस। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन इज है उसको सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, उसका जो लैंग्वेज है वो ईजी रखो ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देन इसके बाद है क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि द क्वेश्चन शुड नॉट बी सच अ वुड रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू डिस्क्लोज एनी प्राइवेट पर्सनल और कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्स, प्रॉफिट, मटेरियल, हैप्पीनेस, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पुट नहीं करने हैं। देन उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन शुड नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन। हमको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखना जिसमें कि कैलकुलेशन हो, क्योंकि मान लो एक रिस्पोंडेंट आपका क्वेश्चन इज फिल कर रहा है तो वो कहाँ उनको कैलकुलेशन करने बैठेगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखना जिसमें कैलकुलेशन हो। देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, और ये वाला जो पॉइंट है डिजाइनिंग का क्वेश्चन इज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग। उसके बाद है लॉजिकल अरेंजमेंट। तो देखिए आपका जो भी द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट सो द देयर इज कंटिन्यूस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड द रिस्पोंडेंट डज नॉट फील द नीड द रेफरेंस बैक टू द प्रीवियस पेज। आपको जो भी क्वेश्चन इज सेट करनी है ना, आप एक ही पेज पे करो, क्योंकि अगर आप 2 पेज रखते हो तो एक बार रिस्पोंडेंट को आगे पेज पे जाना पड़ता है, फिर पीछे पेज पे। जो जितना हो सके क्वेश्चन इसको कम रखो और एक ही पेज में एडजस्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद है क्रॉस चेक एंड फुट नोट। The question is should not contain such question which act the cross check and reliability of the information provided. For example, when a question is related to income is asked, it is desirable to include a question, are you एंड इनकम टैक्स एसएससी। देखो हमको जब भी हम क्वेश्चन डिज़ाइन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन हमें खुद एक बार चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमको देखना चाहिए कि हमने कोई ऐसा क्वेश्चन तो उसमें पुट नहीं कर लिया कि जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक बार हमें खुद से चेक करना है। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, बस एक परफॉर्मा आपको दिखाया है कि कैसे क्वेश्चन आपको मतलब करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपको बनानी है। इसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद है 13 पेज पे ये है प्री टेस्टिंग द क्वेश्चन इज। तो इसमें क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन इज बना लेते हो उसके बाद आपको खुद एक बार प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। सो वंस द क्वेश्चन इज हैज़ बीन डिजाइन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्री टेस्टिंग इट
द प्री टेस्टिंग ऑफ अ क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉन एज अ पायलट सर्वे। जब भी हम क्वेश्चन रीज को एक बार प्री टेस्ट करते हैं उसी को पायलट सर्वे बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस द मेन सर्वे वर्क। प्री टेस्टिंग अलाउ द रेटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, inconsistencies, repetitions, and etc. If changes are required, the necessary modification can be made before administrating the question. Some questions are found irrelevant, they can be deleted, and if some questions have to be included। तो इसमें क्या होता है, मान लो बहुत बार हमने क्वेश्चंस में जो क्वेश्चनरीज हमने बनाए उसमें जो हमने एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसमें क्या करते हैं, हमें उसको एक बार प्री टेस्ट करवाना चाहिए। मान लो हमने एक क्वेश्चनरीज बनाए तो हम अपनी क्वेश्चनरी को अपने ही कंपनी में अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एक बार फिल करवा सकते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा इसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है, उसको हमें एक बार खुद से प्री टेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे if time and resources permit। Second, pre-testing can be also be done by the ensure greater reliability of result। Proper टेस्टिंग, रिवाइजिंग एंड रीटेस्टिंग वुड बी yield हाई डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि जब भी आप क्वेश्चनरीज अगर बना लो तो उसको प्री टेस्ट करना पड़ता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटिंग प्राइमरी डेटा। सो वंस द क्वेश्चनरीज हैव बीन फिल्ड एंड डेट collected, it is necessary to edit this data। Editing of data should be done to ensure completeness, consistency, accuracy and homogeneity। ठीक है, जब भी आप जो डेटा आपने प्री टेस्ट कर लिया उसके बाद आप उस डेटा को एडिटिंग भी तो करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप उसको एडिट करके ठीक भी तो करोगे। तो अभी देखिए, पहला है कंप्लीटनेस। ईच क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट रिस्पोंडेंट शुड बी आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको कंप्लीट लिखना है ताकि जो रिस्पोंडेंट है आपके हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाए। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी चेक टू सी देयर आर नो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर एंड कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सेज में आइज ड्यू टू रॉन्ग आंसर fill to the respondent or because of careless on the part of the investigation is recording the data। ठीक है, तो आपका जो डेटा उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। द क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी चेक और एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द रिस्पोंडेंट। तो आपका जो डेटा है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसमें कि रिस्पोंडेंट होता है वो खुद से डेटा इकट्ठा नहीं करता, ये अदर सोर्सेज से डेटा रहता है, बस उसको वो अपनी ज़रूरत के अनुसार से यूज़ कर लेता है। तो देखिए, द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा मे बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सेकेंडरी डेटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक होता है पब्लिश और एक होता है अनपब्लिश डेटा। पब्लिश डेटा में क्या होता है, पब्लिश सोर्सेज दे आर द नंबर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड होती है। और कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि CSO, NSO, ICR। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डेटा पब्लिश करती है। वहाँ से क्या होता है, आप इनकी और दी इकोनॉमिक्स टाइप जैसे कि न्यूज़पेपर है, ये दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है, आप यहाँ से डेटा ले सकते हो अपने ज़रूरत के अनुसार और इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है UNO, ये है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO और IMF, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इनको भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है अनपब्लिश सोर्सेज, ये क्या होता है, ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा नोट नीड नो द पब्लिश। इसमें ये जो डेटा होता है ये गवर्नमेंट का डेटा होता है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया पब्लिश डेटा इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों होती है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अनपब्लिश डेटा होता है ये गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि इसमें इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये बहुत कम मच चीपर होता है प्राइमरी डेटा का। ठीक है, बहुत सस्ते में होता है ये, लेकिन इट मे बी पॉइंटेड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस द अनपब्लिश डेटा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस वाले डेटा को एक्सेस करना, क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट इस डेटा को ठीक है ये नहीं देती, तो ये आपको बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। आप पब्लिश डेटा जो होता है उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद होता है प्रिकॉशंस, द यूजेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, आपका जो डेटा है उसमें सुटेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपका जो डेटा विश्वसनीय होना चाहिए।
एडिक्वेसी होनी चाहिए आपके डेटा में, ठीक है। उसके बाद है सेंसस और सैंपल। ये क्या होता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे इसको छोड़ो आप, ये देखो यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा है ना कीवर्ड्स, आपके चैप्टर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स। सेंसस क्या होता है, सेंसस इज द कलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन द गिवन पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स। सेंसस वो होता है जब हम पूरी यूनिवर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वो होता है कि देखो पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम विच इज इनफॉर्मली रिक्वायर्ड। जो डेटा में से जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है वो होता है पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डेटा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। पहले बताती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सेंसस क्या होता है जब हम पूरा यूनिवर्स में ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करते हैं अपना डेटा को कलेक्ट करने में, उसको बोलते हैं सेंसस। और जब हम सेंसस में से थोड़ा सा डेटा अपना ज़रूरत के अनुसार निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक इसमें चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो अभी हम हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको उनसे पढ़ के और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी चैप्टर में जितना भी पॉइंट्स अंडरलाइन है आप इनको अच्छे से पढ़ना। अभी देखिए ये है हैंड रिटन नोट्स, और ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो यहाँ पे देखिए ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट चैप्टर है ये। यहाँ पे मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा वो जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया है, बस आपको यूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है और बहुत सारे इसमें लिखे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है और क्वेश्चनिज मेथड होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है पहले। उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफ डेटा में मतलब सोर्सेज ऑफ डेटा क्या क्या होता है। पहले प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। मेथड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डेटा वो होता है जो एक इन्वेस्टिगेट डेटा को खुद कलेक्ट करता है और उसके सोर्सेज को डेटा मतलब अपने सोर्सेज लगाता है, अपना एनर्जी लगाता है, अपना पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा होता है जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है किसी ने, बस हम उसको डायरेक्टली वहाँ जाकर, ठीक है, या किसी वेबसाइट से लेकर उस डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर लेते हैं। तो पर्सनल डेटा में क्या होता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है इन्वेस्टिगेटर का, क्योंकि एक पर्सन खुद उसमें इन्वॉल्व है, अपना पैसा लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, मनी लगा रहा है, सब कुछ अपना खुद लगा रहा है, तो उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि देयर इज़ नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें बस एक पर्सन किसी भी डायरेक्ट वेबसाइट से लेके अपना डेटा उठा रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, तो इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद इसमें जो प्राइमरी डेटा में जो डेटा होता है ओरिजिनल होता है, क्योंकि वो हमने खुद जाके इकट्ठा किया है। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, इट कैन बी बायस्ड। इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, क्योंकि ये जो डेटा है हमने किसी वेबसाइट से उठाया, हमने खुद जाके नहीं इकट्ठा किया, तो इनमें गलतियां हो सकती है, ये डेटा बायस्ड हो सकता है। देन उसके बाद है प्राइमरी डेटा, इट इज़ मोर ट्रस्ट वर्थी, ठीक है। ये डेटा हमने खुद से इकट्ठा किया तो ऑब्वियसली हमें इस पर ट्रस्ट होगा। उसके बाद है सेकेंडरी डेटा, इट इज़ लेस ट्रस्ट वर्थी, क्योंकि हमने खुद से इकट्ठा नहीं किया तो इस पर हम कम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। इसमें हमें कुछ भी लास्ट में एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने एक ही बार में एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया होता है प्राइमरी डेटा में, तो लास्ट में हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी डेटा में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये डेटा किसी और वेबसाइट से उठा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा हमें कितने डेटा की ज़रूरत है, हमको उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो प्राइमरी डेटा होता है बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें हमने अपना टाइम, मनी, ठीक है, सब कुछ अपना लगाया होता है, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और जो सेकेंडरी डेटा, इट इज़ इकोनॉमिकली, ठीक है, ये इतना कॉस्टली नहीं होता, ये बस हमें वेबसाइट से या फिर कहीं जाके इकट्ठा करना होता है, तो ये इतना कॉस्टली नहीं होता है, तो इट इज़ इकोनॉमिकली। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में, इसको पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद है जैसे मैंने आपको बुक में पढ़ा दिया, ये होता है क्वेश्चनरीज मेथड। इसमें पहला जो होता है पर्सनल इंटरव्यू, मोर एक्यूरेट होता है, ये क्रॉस क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद होता है मेल, कि आप एक क्वेश्चनरीज बना के मेल पे सेंड करके आप अपना क्वेश्चन जो होते हैं रिस्पोंडेंट, आप अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हो। देन उसके बाद होता है टेलीफोन, इसमें आप टेलीफोन के द्वारा कॉल करके अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है ये कॉस्टली होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, बायसनेस हो सकती है इसमें, क्योंकि टेलीफोन पे ज़रूरी नहीं है हर रिस्पोंडेंट आपको अच्छे से अपना डेटा बताएगा, ठीक है।
देन उसके बाद है डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन। डिज़ाइनिंग मतलब क्वेश्चन इसको हमें कैसे डिज़ाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ा दिया है कि कवरिंग लेटर होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, आपको पब्लिक को ऐसे बताना पड़ेगा कि आप अपना जो डेटा है क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी डेटा नहीं देने वाला। लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, जितने हो सके कम से कम क्वेश्चंस को रखो। जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस को रखोगे पब्लिक उतना बोर हो जाएगी, उतना उनका इंटरेस्ट जाएगा, और इंटरेस्ट जाते जाते वो क्वेश्चन को गलत करके जाएंगे। तो जितना हो सके क्वेश्चंस को कम से कम रखने की कोशिश करो। कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए क्वेश्चनरीज में, ठीक है। जो हो आप अपना बस जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से क्वेश्चन पुट करो। सेंसिटिव क्वेश्चन कैन बी अवॉइडेड, जितने भी सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं उनको अवॉइड करना है। कोई भी पर्सनल डिटेल किसी भी रिस्पोंडेंट की आपको नहीं पूछनी है, और कोई भी कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, क्योंकि कोई भी रिस्पोंडेंट साथ में कैलसी लेके नहीं बैठता, और ऐसे वाले क्वेश्चन को सब अवॉइड करते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको अवॉइड करने, ऐसा क्वेश्चन नहीं पुट करना है। उसके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि कौन वहाँ पे लॉजिक लगाने बैठेगा। तो जितना हो सके क्वेश्चन को सिंपल शॉर्ट रखना है, और एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है अपने क्वेश्चंस को। देन उसके बाद प्री टेस्टिंग, ठीक है। ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, जो हम प्री टेस्टिंग करते हैं उसको पायलट सर्वे बोलते हैं, और इसमें एम्बिग्यूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्रॉस चेक आपको करना है। तो बस यही है, प्री टेस्टिंग में आपको चेक करना है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई क्वेश्चन आपने 2 बार तो नहीं लिख दिया, या फिर आप कुछ लिखना तो नहीं भूल गए, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं लिख दिया, ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद है एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, इसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। सेकेंडरी डेटा में जैसे मैंने आपको बताया सोर्सेज, 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिश और एक होता है अनपब्लिश। तो इसमें देखो पब्लिश में जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे आप ले सकते हो। अनपब्लिश जो होता है NGO वगैरह होते हैं, ये चीपर होता है, गुड टू यूज़ होता है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कम पड़ता है ये आपके प्राइमरी डेटा से, और डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद सुटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपका जो डेटा होगा। उसके बाद है, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि लास्ट था सैंपल और सेंसस में। तो सेंसस होता है जब मान लो आपको किसी पॉपुलेशन के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, तो जब आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में डेटा इकट्ठा करते हो तो उसको बोलते हैं सेंसस। और जब आप उस छोटी सी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट निकाल लेते हो, मान लो आपको एक सिटी की पॉपुलेशन के बारे में जानना है, तो आपने उस पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उस पॉपुलेशन का थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेना सैंपल कहलाता है, ठीक है। ये होता है कॉस्टली होता है, टाइम, एक्यूरेसी होती है इसमें, ठीक है। तो ये तो था सेंसस, सैंपल, और इस बस इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बुक से भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, और हैंड रिटन नोट से भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये इतना करोगे, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो ये चैप्टर आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का से बनता है, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का से बनेगा। और इससे पहले भी ना फर्स्ट चैप्टर के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। आज तो मैंने फिर भी थोड़ा जल्दी रिवीजन टाइप में पढ़ाया है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डीपली में आप लोगों को समझाया। अगर आप लोग चाहोगे तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हो। उस टाइम क्या होता है, वो बुक में थोड़ा सा चैप्टर बीच में रह गए थे, लेकिन अगर आप लोग इस वाले वीडियोस को अच्छा से रिस्पांस देते हो तो मैं कोशिश करूँगी इस बुक को पूरा कवर कर पाऊँ, और सारे ही चैप्टर को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, पहले बुक से, उसके बाद मेरे हैंड रिटन नोट्स से। तो एक ही चैप्टर में आपको बुक भी मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वैसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का D और E ग्रेड आता है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना, और आपके जितने भी MBA के स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना, ओके। और अगर आपके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली अबाउट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।
Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। So until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.